स्टूडेंट, हम लोग व्याकरण देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे व्याकरण का अगला पार्ट, कालभेद। कालभेद तथा काल के भेद। वीडियो देखने के बाद आप लोग पूरी तरह से कालभेद के उदाहरण, परिभाषाएं क्लास वर्क नोटबुक में लिख कर रखिए। चलो, काल परिवर्तन। उससे काल परिवर्तन देखने से पहले हम लोग कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, कल बादल बरसे थे। दूसरा उदाहरण है, इस समय हवा चल रही है। तीसरा उदाहरण है, फूल जल्दी ही खिल उठेंगे। इन वाक्यों से एक ही क्रिया के अलग अलग रूप तथा अलग अलग समय में होने का बोध होता है। अतः ये तीनों भी शब्द काल है। काल का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। देख लो वापस कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। यहाँ पर बरसे थे, चल रही है, खिल उठेंगे, इन क्रियाओं से पता चल जाता है कि ये तीनों भी कार्य अलग अलग काल में हो गए हैं। तो इसी के आधार पर काल के मुख्य तीन भेद है। पहला भेद है वर्तमान काल, दूसरा भेद है भूतकाल और तीसरा भेद है भविष्यकाल। इन तीनों के भी वापस अलग अलग तीन तीन भेद है। वर्तमान काल के भी तीन भेद है, भूतकाल के भी तीन भेद है, भविष्यकाल के भी तीन भेद है। लेकिन हम लोगों को इस साल पढ़ने के लिए सिर्फ पहला ही भेद आएगा, वो है सामान्य भविष्यकाल। तो चलो देख लेते हैं वर्तमान काल के तीन भेद। चलो, काल का पहला भेद हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो क्रिया वर्तमान समय में होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। उसके भी तीन उपभेद है। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चलो, पहला भेद हम लोग वर्तमान काल का देख लेते हैं, वो है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। पहला है उदाहरण, मीना चित्र बनाती है। दूसरा उदाहरण है, हम प्रतिदिन खेलते हैं। तीसरा उदाहरण है, तुम शहर में रहते हो। चौथा उदाहरण है, आनंद का क्षण बातचीत में मिलता है। इन क्रियाओं से रेखांकित क्रियाएं वर्तमान काल की सामान्य अवस्था का बोध कराती तथा कर्ता को ने विभक्ति नहीं लगी है, अर्थात जिस वाक्य द्वारा आज होने वाले कार्य का संकेत मिलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। यहाँ पर एक बात अवश्य याद रखनी है कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते इन अक्षरों का प्रयोग हो जाता है। अच्छी तरह से याद रखो कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते इन अक्षरों का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्रिया को ती, ते, ता इन अक्षरों का प्रयोग उसके क्रिया के अंत में हो गया है। तो इसके द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि इसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। चलो, अगला भेद हम लोग देख लेते हैं वर्तमान काल का। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब देख लो, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर उदाहरणों के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है, राष्ट्रपति को हंसी आ रही है। दूसरा है, मेरे मन में विचार उभर रहा है। तीसरा है, वह बाजार जा रहा है। चौथा उदाहरण है, हम परदेश में भटक से रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्रिया चल रही है लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई है के द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि है के द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि ये क्रिया ये वर्तमान काल की ही है। और इनके द्वारा मतलब आ रही है, उभर रहा है, जा रहा है, रहे, भटक से रहे हैं,
इन क्रियाओं के द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये क्रिया वर्तमान काल में ही चल रही है, लेकिन वर्तमान काल में पूरी नहीं हुई है। तो इसके लिए हम लोगों को ये बात याद रखनी है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि रही है, रहा है, रहा है, रहे हैं, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर वाक्य के अंत में तथा क्रिया के अंत में हो जाता है और इनके द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सेंटेंस तथा ये जो वाक्य है ये अपूर्ण वर्तमान काल के ही वाक्य है। अगला भेद हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल। उसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हुआ है। मतलब जो क्रिया यहाँ पर चल रही है वो वर्तमान काल में ही कंप्लीट हो गई है तथा पूरी हो गई। इस बात का पता जब क्रिया के द्वारा चलता है तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, राजकुमार घर लौटा है। दूसरा है, लता ने गीत गाया है। तीसरा उदाहरण है, अब हमारे चलने का समय हो गया है। इन उदाहरणों के द्वारा तथा रेखांकित क्रियाओं के द्वारा हमें पता चल जाता है कि अभी अभी वर्तमान ये जो क्रियाएं है अभी अभी वर्तमान समय में ही पूर्ण हुई है। मतलब जिस वाक्य द्वारा तथा जिस क्रिया द्वारा आज होने वाली क्रिया का पूर्ण तथा समाप्त होने का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे देख लो, लौटा है मतलब यहाँ पर क्रिया कंप्लीट हो गई है। लता ने गीत गाया है, गाने की जो क्रिया है वो पूरी हो गई है। अब हमारे चलने का समय हो गया है मतलब अब हम लोग जा सकते हैं। ये जो क्रिया है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तथा पूरी हो गई है। तो एक बात वापस इसके एक सूचना तथा नियम याद रखना है कि पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया के अंत में आ है, ई है, ई है, ये है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे लौटा है तो यहाँ पर आ है इस शब्द का प्रयोग हुआ है, या है यहाँ पर भी आ है इस शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर गया है यहाँ पर भी या आ शब्द का प्रयोग हो गया है। लेकिन अलग अलग जगह पर ई है तथा ये है, इन शब्दों का तथा इन अक्षरों का भी प्रयोग क्रिया के अंत में हो जाता है। तो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल का रूप हम लोगों को पता चल जाता है। चलो काल का अगला भेद हम लोग 2 नंबर का भेद देख लेते हैं, वो है भूतकाल। भूतकाल मतलब देख लो, परिभाषा देख लेते हैं। जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के भी वर्तमान काल के अनुसार 3 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो चलो पहला भेद हम लोग देख लेते हैं कि पहला भेद है सामान्य भूतकाल। भूतकाल के उपभेद है 3। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब जिस वाक्य द्वारा क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध होता है। जैसे दीवार के नीचे बकरी दब गई, चपरासी ने साइकिल छोड़ दी, उसने फल खाया। मतलब क्रिया अभी अभी हो गई है। इस क्रियाओं के द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि क्रिया तथा कार्य अभी अभी हो गया है, इसलिए वहाँ पर सामान्य भूतकाल का प्रयोग तथा सामान्य भूतकाल की क्रिया हो जाती है। यहाँ पर देख लो, गई, दी, खाया, इन क्रियाओं के द्वारा सामान्य भूतकाल का पता चल जाता है। मतलब क्रिया बोलने से पहले ही पूरी हो गई, इसका पता चल जाता है। और एक क्रिया ये सामान्य अवस्था का बोध कराती है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर भी एक सूचना याद रखनी है कि क्रिया के अंत में आ, ई तथा ये आदि का प्रयोग हो जाता है। अगला भेद है भूतकाल का अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकाल मतलब भूतकाल में ही क्रिया शुरू हो गई है और भूतकाल में भी
वो क्रिया कंप्लीट तथा पूरी नहीं हो गई है। यहाँ पर भी देख लेते परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह क्रिया बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई किंतु जारी रही थी। क्रिया तो कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, फिर भी वो भूतकाल में ही चल रही थी। वो कब कंप्लीट हो गई, कब पूरी हो गई, इसका कोई भी पता तथा इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हो जाती है। उदाहरण देख लेते हम लोग। मैं पतंग उड़ा रहा था। दूसरा उदाहरण है पानी अभी बढ़ रहा था। तीसरा उदाहरण है लड़का मोटर खड़ी कर रहा था। इन क्रियाओं के द्वारा, जैसे रहा था, उड़ा रहा था, बढ़ रहा था, कर रहा था, इन क्रियाओं के द्वारा हमें पता चल जाता है कि क्रिया भूतकाल में ही चल रही थी, लेकिन भूतकाल में भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकालीन क्रिया है हो गई है। यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, ये इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के अंत में आ जाता है। इनके द्वारा हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की क्रिया हो गई है। चलो भूतकाल का अगला भेद हम लोग देख लेते हैं, वो है पूर्ण भूतकाल। मतलब परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि भूतकाल की क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, मतलब क्रिया भूतकाल में ही कंप्लीट हो गई तथा पूरी हो गई, इस बात का पता जब चल जाता है तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल का रूप हो जाता है। जैसे साथी पीछे रह गए थे। दूसरा उदाहरण है वह बहुत डर गई थी। अगला उदाहरण है राम ने कविता पढ़ी थी। यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं, गए थे, गई थी, पढ़ी थी, इन क्रियाओं के द्वारा तथा अधोरेखांकित क्रियाओं के द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि ये क्रियाएं भूतकाल में ही पूरी हो गई है। इसलिए मतलब भूतकाल में ही पूरी हो जाने का बोध कराती है, और तथा भूतकाल के जो क्रिया को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, इन बात का पता जब चल जाता है तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल का रूप हो जाता है। यहाँ पर भी ये बात याद रखनी है कि वाक्य के क्रिया के अंत में था, थी तथा थे, इसके साथ आ, था, ई थी तथा ए थे, इन अक्षरों का प्रयोग क्रिया के अंत में हो जाता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इस तरह से हम लोगों ने भूतकाल के 3 भेद देख लिए। एक पहला था सामान्य भूतकाल, दूसरा था अपूर्ण भूतकाल और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। अब काल का हम तीसरा भेद देखने जा रहे हैं, वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होना सूचित होता है, उसे भविष्यकाल कहा जाता है। और भविष्यकाल में यहाँ पर भी 3 भेद है, लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ सामान्य भविष्यकाल का ही रूप आ जाता है। पहला उदाहरण है उसका हम पहाड़ पर चढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण है वह फल खाएगा। तीसरा उदाहरण है मैं, चलो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला उदाहरण है हम पहाड़ पर चढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण है वह फल खाएगा। तीसरा उदाहरण है मैं गान विद्या सीखूंगा। इन क्रियाओं के द्वारा हम लोगों को पता चल जाता है कि ये क्रियाएं भविष्य काल में ही हो जाएगी तथा इन क्रियाओं के द्वारा पता चलता है कि ये क्रियाएं सामान्य अवस्था का बोध कराती है, उसके साथ साथ ये क्रियाएं आने वाले पल में होने वाली है, इसका बोध भी हमें हो जाता है। इसलिए मतलब क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका होना सूचित होता है, उसे भविष्यकाल तथा सामान्य भविष्यकाल का रूप कहा जाता है। सामान्य भविष्यकाल में गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग, आदि अक्षरों का प्रयोग यहाँ पर हो जाता है। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने भविष्यकाल तथा भविष्यकाल ये भी देख लिया।
तो इसके साथ साथ आज हम लोगों ने काल परिवर्तन किस तरह से है तथा काल परिवर्तन के भेद, काल के भेद, उसके उपभेद आज हम लोगों ने देख लिए। तो अगले एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि काल परिवर्तन किस तरह से हो जाता है। चलो यहाँ पर काल परिवर्तन मैंने यहाँ पर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम बनाए और एक ही उदाहरण हम लोगों ने अलग अलग कालों में किस तरह से लिखा है ये मैं आप लोगों का अभी बताती हूँ। उदाहरण लिखा है मैंने, ये उदाहरण है सामान्य वर्तमान काल का। उदाहरण पहला कि दादी कहानी सुनाती है। बस यही सेंटेंस हम लोग अलग अलग कालों में उसमें किस तरह से बदलाव हो जाता है तथा किस तरह से परिवर्तन हो जाता है सामान्य भविष्यकाल तक, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। वही उदाहरण अब दादी कहानी सुनाती है, ये है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। यही उदाहरण हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल में ये सेंटेंस किस तरह से लिखेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में ये हो जाएगा दादी कहानी सुना रही है, मतलब ये क्रिया अपूर्ण है, वो भी वर्तमान काल में क्रिया चल रही है। उसका पूर्ण वर्तमान काल का रूप होगा दादी ने कहानी सुनाई है के द्वारा पता चल जाता है कि ये क्रिया वर्तमान काल में हो गई है, और सुनाई इसके द्वारा पता चल जाता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही पूरी हो गई है। अगला भेद है भूतकाल। भूतकाल का पहला भेद जो है सामान्य भूतकाल, वहाँ पर वो सेंटेंस किस तरह से हो जाएगा, वो होगा दादी ने कहानी सुनाई, मतलब क्रिया अभी बोलने से पहले ही हो गई है। इस बात से सुनाई के द्वारा बात से पता चल जाता है कि क्रिया सामान्य भूतकाल में हो गई है। उसका अपूर्ण भूतकाल किस तरह से होगा, दादी कहानी सुना रही थी के द्वारा पता चल जाता है कि क्रिया भूतकाल की है, और सुना रही है मतलब क्रिया भूतकाल में चल रही थी, इसके द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल का रूप है। अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। उसमें सेंटेंस आ जाएगा वही दादी ने कहानी सुनाई थी के द्वारा पता चल जाता है कि भूतकाल है, और सुनाई थी मतलब भूतकाल में वो क्रिया, कहानी सुनाने की क्रिया कंप्लीट हो गई थी तथा पूरी हो गई थी, इसलिए वहाँ पर पूर्ण भूतकाल का रूप हो गया। अगला भेद है भविष्यकाल, और उसमें भी सिर्फ सामान्य भविष्यकाल हम लोगों को आता है। और यही सेंटेंस दादी कहानी सुनाती, यही सेंटेंस सामान्य भविष्यकाल में किस तरह से होगा कि दादी कहानी सुनाएगी। तो इस तरह से मतलब सुनाएगी इस क्रिया के द्वारा पता चल जाता है कि क्रिया भविष्यकाल में तथा आने वाले समय में हो जाएगी। तो इन एक ही उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल के सभी कालों में वो क्रियाएं तथा वो सेंटेंस किस तरह से उस काल परिवर्तन हो जाता है तथा उस सेंटेंस में किस तरह से बदलाव हो जाता है, यह आज हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने काल के भेद देख लिए। धन्यवाद।